हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 51 जिसमें हम पढ़ेंगे ग्राफ का इंट्रोडक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमें आज समझना है कि ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एक मिनट, आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप याद है? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप किसे बोलते हैं? ओके, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। जैसे मुझे कोई भी डेटा स्टोर करना है, कोई भी डेटा, तो मुझे डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। डेटा थोड़ा ज़्यादा है तो हो सकता है कि मुझे एरे बनाना पड़े, लिंक लिस्ट बनाना पड़े, या कोई भी तरीके से मुझे नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स बनाने हैं जिससे कि मैं डेटा स्टोर कर सकूं। तो वेरिएबल्स या मेमोरी ब्लॉक्स, तो एक चीज़ होती है वो मेमोरी रीजन जहां मैं डेटा स्टोर करूंगा, वो मेमोरी रीजन ही क्या कहलाता है? डेटा स्ट्रक्चर। डेटा को जिस स्ट्रक्चर में आप रखेंगे दैट इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। अगर मुझे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखनी है तो मुझे एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना। ओके, तो यहां पे डेटा स्टोर होगा, तो दिस इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर यानी वो ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी में जहां डेटा को रखा जाएगा। इस डेटा को मैंने रखा है ताकि मैं इस पे कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकूं। तो सेट ऑफ ऑपरेशंस मतलब जो भी डेटा हमें रखना है उसके लिए पहले हमें डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करना होता है और फिर उस डेटा पर जो ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं वो फंक्शंस आपको बनाने होते हैं। तो ये डेटा स्ट्रक्चर और इस पर अप्लाई होने वाले सेट ऑफ ऑपरेशंस मिलकर कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इससे हम क्या बना रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। स्टैक क्या थे? हम लोगों ने स्टैक पढ़ा हुआ है। स्टैक क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। यानी स्टैक में सिर्फ आप ये नहीं पढ़ते हो कि डेटा कहाँ स्टोर करना है, आप ये भी पढ़ते हो कैसे स्टोर करना है, कैसे निकालना है, यानी पुश क्या है, पॉप क्या है। आपने पढ़ा क्यू, तो क्यू क्या है? क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर, केवल डेटा स्ट्रक्चर ना बोले, हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बोले, जिसमें हमने पढ़ा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, जिसमें कि हम डेटा रखेंगे और वो कौन से ऑपरेशंस होंगे जो उस पर अप्लाई करेंगे, इंसर्शन, डिलीशन वगैरह। तो हर बार हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की, तो हम क्या बोल रहे हैं? ग्राफ भी एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। ग्राफ भी एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। गॉट इट? अब समझते हैं। A graph is an abstract data type that mean to implement the graph concept from mathematics. मैथमेटिक्स में जो ग्राफ का कॉन्सेप्ट है उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ग्राफ नाम का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हम डेटा स्ट्रक्चर में डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हम अगर ग्राफ नाम का एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इसमें दो चीज़ें होंगी। एक डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा रखेंगे, दूसरा वो फंक्शंस, ऑपरेशंस। ठीक है, तो इन सब की बात हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इस डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो बेसिकली ग्राफ कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है जो कि एजेस के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। आइए समझते हैं। नोड्स मतलब मैं यहां डॉट से डिनोट कर रहा हूं, ये सर्कल बना दिए मैंने, ये नोड्स हैं। ठीक है, ऐसे कितने भी नोड्स हो सकते हैं और ये नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, कोई नोड आपस में इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, ये मान लीजिए इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ये एक ग्राफ बन गया। ये एक एग्जाम्पल हो गया ग्राफ का। गॉट इट? और इस ग्राफ के अंदर ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं इन्हीं को आप क्या बोलते हैं? नोड्स। ठीक है, नोड्स, या इन्हीं को आप वर्टाइसेस भी बोलते हैं। वर्टेक्स, या इसका प्लूरल हो जाएगा वर्टाइसेस। ठीक है, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं एजेस। ठीक है, तो a graph is a collection of nodes connected by
एजेस। अब कई तरह का रियल वर्ल्ड में हमें डेटा मिलता है जिसको कि हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ सिटीज कनेक्टेड वाया रेल रूट। तो हो सकता है कि ये जो नोड्स मैंने बनाए हैं ये कुछ और नहीं, सिटी नेम्स है। दिस इज वन सिटी। ओके, ऐसे करके कई सारी सिटीज हैं और ये सिटीज में से वो सिटी जो आपस में रेल रूट के थ्रू कनेक्टेड है, मैंने उनके बीच में एक एज बनाई है, एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये सिटी 1 है, ये सिटी 2 है, ये सिटी 3 है, ये सिटी 4 है और ये सिटी 5 है। तो सिटी 1 से मैं सिटी 2 पे भी जा सकता हूँ, 3 पे नहीं जा सकता, 4 पे जा सकता हूँ और 5 पे जा सकता हूँ। डायरेक्ट मेरे पास रेल रूट है। हालांकि सिटी 3 पे जाने के लिए मैं वाया 2 होते हुए जा सकता हूँ, या मैं 5 होते हुए भी जा सकता हूँ, या पहले मैं 4 पे जाऊँ फिर 2 पे जाऊँ फिर 3 पे जाऊँ, ऐसे भी जा सकता हूँ। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं जा सकता हूँ। तो इस तरीके से हमने देखा कि सिटीज़ अगर बहुत सारी हैं और मुझे ये इन्फॉर्मेशन रखनी है कि कौन सी 2 सिटीज़ आपस में रेल रूट के थ्रू कनेक्टेड है, तो मुझे इन सिटीज़ के बीच में बनाना पड़ेगा एक ग्राफ, इस तरह से जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये ग्राफ क्लियरली बता रहा है कि कौन सी 2 सिटीज़ डायरेक्टली रेल रूट से कनेक्टेड हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को अगर मुझे, ये मैथमेटिकल बात है, यानी मैंने डायग्रामेटिकली उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे इस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में प्रोग्राम के थ्रू स्टोर करना है। अब ये लीनियर इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे आपको अगर 10 स्टूडेंट के मार्क्स रखने हैं तो आप एक एरे बना लेते थे और एरे के अंदर वैल्यूज आप रख देते थे, क्योंकि वो लीनियर इंफॉर्मेशन थी। अभी ये इंफॉर्मेशन लीनियर नहीं है, तो इसको स्टोर करना, इसको रिप्रेजेंट करना एक अलग तरीका होगा, जो कि हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी में। लेकिन हाँ, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट इनका इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हम डिफरेंट तरीके के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कुछ लोगों के बारे में हम बात करें जिनके कुछ फ्रेंड्स हैं, तो ये इंफॉर्मेशन हम रखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेपरेट डायग्राम यहाँ पर बना लेता हूँ। मान लीजिए कुछ लोग हैं, ये कोई पर्सन 1 है, ये कोई पर्सन 2 है, ये कोई पर्सन 3 है, ये कोई पर्सन 4 है, ये कोई पर्सन 5 है, ठीक है, और ये कोई पर्सन 6 है। तो ऐसे करके 6 पर्सन। अब हो सकता है कि पर्सन 1 का फ्रेंड हो P2, हो सकता है पर्सन 1 का फ्रेंड हो P4। इसी तरीके से पर्सन 2 का एक फ्रेंड P1 है, P4 भी उसका फ्रेंड है, और P5 भी उसका फ्रेंड है, और P6 भी उसका फ्रेंड है, जबकि P3 का फ्रेंड P1 है और P6 है। P4 का फ्रेंड P2 तो है, P1 तो है, साथ में मान लो P5 भी है। ऐसे P5 का फ्रेंड एक P2 है, एक P4 है, और हो सकता है P6 भी हो। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि किसके कौन कौन फ्रेंड्स हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट होगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी लीनियर नहीं है। ऐसे और भी हम कई सारे एग्जांपल्स की बात कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर्स, जब आप इंटरनेट पे या नेटवर्किंग में हम बात करते हैं कि कई सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस लाइक राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं सो दैट डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल हो पाए। हम लोग सपोज करिए ये राउटर 1 है, राउटर 2 है, राउटर 3 है, राउटर 4 है, राउटर 5 है, इस तरह से कई सारे राउटर्स हैं। तो हो सकता है ये राउटर इससे कनेक्टेड हो, ये राउटर इससे कनेक्टेड हो, ये राउटर इससे भी कनेक्टेड हो, ये राउटर इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, ये राउटर इससे कनेक्टेड है, आगे और भी राउटर्स हैं। तो हो सकता है ये इससे कनेक्टेड हो सकता है ये इससे कनेक्टेड हो सकता है ये इससे कनेक्टेड हो, ये इससे कनेक्टेड हो। ऐसे करके कई सारे राउटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। तो जब इंटरनेट पे हमारा मैसेज ट्रैवल करता है तो एक राउटर से दूसरे राउटर पे जाता होगा, तो वो ट्रैवल करता है, तो ये जो कनेक्शन है उसी के थ्रू तो जाएगा।
तो ये भी इंफॉर्मेशन हम ग्राफ के थ्रू रख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें कि हम कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर डेटा है, ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, इसको हम ग्राफ। आइए अब देखते हैं फॉर्मल डेफिनेशन। हम डेफिनेशन को दो एंगल से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। कंप्यूटिंग के एंगल से, कंप्यूटर्स में अलग तरह से, और मैथमेटिकल एंगल से अलग तरीके से। जब हम इसे कंप्यूटिंग के एंगल से बोलते हैं तो हम बोलते हैं ग्राफ इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, क्योंकि जब आप इसकी कोडिंग करेंगे और कोडिंग के बारे में सोचेंगे तो आप एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाने के बारे में बात कर रहे होंगे। तो ग्राफ एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है जो कि इम्प्लीमेंट करता है ग्राफ की मैथमेटिकल डेफिनेशन को। अब व्हाट इज मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ ग्राफ? यहाँ पर अ ग्राफ G इज कंपोज्ड बाय अ सेट ऑफ n वर्टाइसेस। तो ग्राफ में क्या होंगे? n वर्टाइसेस होंगे, यानी n नोड्स होंगे, और कनेक्टेड होंगे वो नोड्स आपस में विद द हेल्प ऑफ सम एजेस। तो वो क्या हो गया? ग्राफ हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ये एक नोड है, इसको मैं नाम दे देता हूं V1। ये एक नोड है, मैं इसको नाम दे देता हूं V0 से स्टार्ट करते हैं। एक और नोड ले लेता हूं, इसका नाम ले लेता हूं V2। एक और नोड ले लेता हूं, इसका नाम ले लेता हूं V3। एक और नोड ले लेता हूं, इसका नाम ले लेता हूं V4। तो ये ग्राफ में मान लीजिए कि ऐसे 5 नोड्स हैं। तो इमेजिन करिए एक सेट है V जिसके अंदर नोड्स हैं V0, V1, V2, V3 एंड V4। ठीक है, तो ये सेट ऑफ नोड्स हैं। ठीक, अब इन नोड्स को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए एजेस। तो लेट्स से एक एज है V0 से V1 की तरफ। मैं इसको कुछ नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ E0। नाउ व्हाट इज E0? E0 एक एज है जो कि V0 से V1 की तरफ जा रही है। गॉट इट? ऐसे ही लेट्स से एक और एज है, वो है V0 से V3 की तरफ जा रही है। तो इसको मैंने नाम दे दिया E1। ठीक है, दिस इज E1। ऐसे ही एक और एज है, इसको नाम दे दिया E2। एक और एज है, इसको नाम देता हूँ E3। एक और एज है, इसको नाम देता हूँ E4। एक और एज है, इसको नाम देता हूँ E5। ठीक है, और भी एजेस हो सकती हैं, मैंने E5 तक ले लिया। तो कैपिटल E इज अ सेट ऑफ एजेस E0, E1, E2, E3, okay, E4 एंड E5। ये क्या हो गई? सेट ऑफ एजेस। सो व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ इज बेसिकली अ सेट ऑफ V एंड E। मतलब ग्राफ में सेट ऑफ नोड्स हैं और सेट ऑफ एजेस हैं। गॉट इट? तो ये ग्राफ की डेफिनेशन का मेन पार्ट है, ये वाला। और कैपिटल V और कैपिटल E मैंने अभी आपको डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो G इक्वल्स टू EV। पहले E लिख दें या पहले V लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो फॉर्मल डेफिनेशन क्या हो गई? अ ग्राफ G कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। एक तो सेट ऑफ नोड्स और दूसरा सेट ऑफ एजेस। और कोई भी एज जो है वो 2 नोड्स को कनेक्ट करती है। वी इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ द ग्राफ बाय राइटिंग G इक्वल्स टू, पैरेंथेसिस में हम मेंशन कर रहे हैं V, E। V क्या है? सेट ऑफ नोड्स यानी वर्टाइसेस, और E क्या है? सेट ऑफ एजेस। एडजेसेंट नोड्स किसे कहते हैं? अब देखिए, ग्राफ से जुड़ी बहुत सारी टर्मोलॉजीज हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम ग्राफ पढ़ते हैं तो वो टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमें उनका मीनिंग ठीक तरीके से नहीं पता होगा तो हमें बातें समझने में दिक्कत जाएगी। तो जैसे एक टर्म है नेबर्स या एडजेसेंट नोड्स। तो एडजेसेंट नोड्स क्या होते हैं? तो जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो V0 है उसका एडजेसेंट नोड है V1। क्यों? क्योंकि V0 से V1 के बीच में डायरेक्ट एज है, तो V0 V1 आपस में एडजेसेंट है।
क्या V0 और V3 भी एडजेसेंट नोड्स है? यस, क्योंकि वो भी डायरेक्ट एज से कनेक्ट है। यानी कोई भी दो नोड एडजेसेंट नोड्स होंगे यदि उन दोनों के बीच में एक एज होगी। अब जैसे V1 से V3 को देखो तो डायरेक्ट कोई एज नहीं है, इसलिए V1 V3 एडजेसेंट नोड्स नहीं है। V1 के एडजेसेंट नोड्स कौन कौन है? V1 के V0 है, V4 है और V2 है। अच्छा बताइए V3 के एडजेसेंट नोड्स कौन कौन है? V0 है, V4 है, बस दो ही है। ठीक है, फिर बात करते हैं डिग्री ऑफ नोड की। किसी भी नोड की डिग्री इस बात पर डिपेंड करती है कि उस नोड से कितनी एजेस निकल रही हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस आप काउंट कर लीजिए, वो उस नोड की डिग्री होगी। जैसे इसी एग्जांपल में अगर देखें तो यहां पर इस नोड की डिग्री है 2, क्योंकि इसमें दो ही एजेस निकली है, जबकि V1 की जो डिग्री है वो 3 है, क्योंकि इसमें 3 एजेस निकल रही हैं। V2 के लिए 2 है, क्योंकि 2 एजेस निकल रही हैं। V4 के लिए भी 3 है, क्योंकि इसमें 3 एजेस निकल रही हैं। और V3 के लिए भी 2 है, क्योंकि इसमें 2 एजेस निकल रही हैं। तो डिग्री ऑफ नोड का मतलब आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी नोड की डिग्री 0 है तो ये आइसोलेटेड नोड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अगर हम मान लें कि एक और नोड है जिसका नाम मैंने रख लिया लेट्स से V5, और ये जो V5 नाम का नोड है इस तक कोई एज नहीं आ रही है। ग्राफ में एक और नोड हो गया V5। ठीक है, मैंने सेट V में एक और जोड़ दिया V5, लेकिन V5 तक कोई एज नहीं आ रही, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 0, क्योंकि इससे कोई एज नहीं निकल रही। और ऐसा नोड जिसकी डिग्री 0 होती है उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड नोड। आइसोलेटेड मतलब जो अलग थलग हो जाता है। पाथ कैसे कहते हैं? अ पाथ P of length n from a node U to a node V is defined as a sequence of n+1 nodes। ठीक बात है। जैसे V0 से V2 तक का पाथ मुझे निकालना है, तो कैसा पाथ हो सकता है? V0 से V1 पे गए, V1 से V2 पे गए, तो ये पूरा एक पाथ है। अब इस पाथ में कितनी एजेस हैं? 2 एजेस, लेकिन नोड्स कितने हैं? 3, V0, V1, V2। तो जब पाथ की बात करेंगे तो पाथ V0 से V2 तक के लिए हो जाएगा V0 देन V1, ठीक है, देन V2। तो ये हो गया हमारा पाथ। तो आपने देखा कितनी एजेस हैं? एजेस 2 हैं, लेकिन नोड्स कितने आ रहे हैं? 3, एक ज़्यादा। तो ये लिखा है कि पाथ P ऑफ लेंथ n। लेंथ कितने? लेंथ मतलब नंबर ऑफ एजेस। तो नंबर ऑफ एजेस जितनी है उससे एक ज़्यादा नोड्स होंगे। क्लोज्ड पाथ उसे बोलते हैं जिसमें स्टार्टिंग और क्लोजिंग जो नोड है, लास्ट नोड है, वो एक ही होता है। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, अगर एक पाथ ऐसा है कि मैं गया V0 से V1 पे, V1 से गया V2 पे, सॉरी हाँ चलिए V1 से V2 पे है रास्ता, जा सकते हैं। V2 से गया मैं V4 पे, V4 पे से गया V3 पे, और V3 से वापस आ गया V0 पे। तो आप देख रहे हैं पहला और आखिरी वाला सेम हो गया। तो ये पाथ कैसा हो गया? ये क्लोज पाथ हो गया, क्योंकि आप पहले V0 से गए थे V1 पे, फिर गए थे V2 पे, फिर आप गए थे V4 पे, फिर V4 से V3 पे गए थे, और V3 से वापस कहाँ आ गए? V0 पे। तो ये तो क्लोज्ड हो गया ना पाथ। तो जब पहला और आखिरी नोड सेम हो जाए तो वो क्लोज्ड पाथ कहलाता है। नाउ व्हाट इज सिंपल पाथ? द पाथ इज सेड टू बी सिंपल if all the nodes are distinct with the exception that V0 may equal to Vn। अभी जो हमने बताया वो सिंपल पाथ है, क्योंकि कोई भी नोड इसमें रिपीट नहीं हो रहा। अभी रिपीट होने वाली सिचुएशन कैसी हो सकती है? रिपीट होने वाली सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मैं पहले V0 पे गया, V0 पे गया, V0 से V1 पे आया, V1 से V4 पे चला गया, V4 से V2 पे गया, फिर V1 पे आ गया। ओके,
तो V1 से मैं फिर से कहाँ चला गया, V4 पे चला गया। अब मैं V5 पे गया, सॉरी V5 पे तो जा ही नहीं सकते, V3 पे चला जाता हूँ, ठीक है। V3 से मैं V0 पे आ गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि नोड रिपीट हो रहे हैं। अगर नोड रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये सिंपल पाथ नहीं है, ठीक है। तो सिंपल पाथ में नोड रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ, पहला और आखिरी वाला हो सकता है कि रिपीट हो जाए, उस केस में ये सिंपल पाथ भी और क्लोज्ड पाथ भी। ओके, कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ किसे बोलेंगे? अ ग्राफ G is said to be connected if there is a path between any two of its nodes। जैसे यहाँ पर V5 तक पहुँचने का कोई पाथ ही नहीं है। या मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ये लेट से V0 है, V1, ओके, V2, V3, V4, ठीक है। अब एक और ले लेता हूँ, V5। अब मान लीजिए कि V0 से V4 पे जा सकते हैं, V4 से V3 पे जा सकते हैं, V5 से V1 पे जा सकते हैं और V1 से V2 पे जा सकते हैं। अब ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है, क्यों? क्योंकि V0 से अगर मुझे V2 पे जाना है तो कोई रास्ता ही नहीं है। देखिए, V0 से मैं V4 पे जा सकता हूँ, V4 से V3 पे जा सकता हूँ, पर V2 पे नहीं पहुँच सकता। तो ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं होगा। अब जैसे मैंने इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, अब किसी भी नोड से किसी भी नोड तक पहुँचा जा सकता है, तो ये कनेक्टेड ग्राफ हो गया। अगर V0 से V2 पे जाना है तो मैं चला जाऊँगा V0 से V5, V5 से V1, V1 से V2। तो ये हो जाएगा कनेक्टेड ग्राफ। जो ग्राफ होता है उसका ही एक स्पेशल केस होता है ट्री, अगर उसमें कोई साइकिल ना बने, कोई लूप ना बने। जैसे इस ग्राफ को देखिए, क्या इसमें कोई लूप बन रहा है? नहीं बन रहा। तो फिर ये क्या है? ये एक ट्री है। अब ये ट्री कैसे है, इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। मैं इसी को थोड़ा छोटा कर दिया और अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इसमें ये जो V0 है, सबसे ऊपर लिख लेता हूँ V0। अब देखिए V0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? V5 और V4 पे। तो एक V5 है, ठीक, और एक है V4। अच्छा, V5 से कहाँ जा सकते हैं? एक तो V1 पे जा सकते हैं और एक तो वापस V0 पे। तो V5 V0 तो हो गए कवर। तो V5 से हम कहाँ जा सकते हैं? V1 पे। V1 से कहाँ जा सकते हैं? V2 पे। ओके, और V4 से कहाँ जा सकते हैं? V4 से जा सकते हैं V3 पे। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई साइकिल नहीं बन रही है, कोई लूप नहीं बन रहा है, क्योंकि कोई नोड रिपीट नहीं हो रहा रास्ते में। तो इसलिए ये कैसा है? एक ट्री है। आप देखिए, मैंने इसको ट्री में ट्रांसफॉर्म भी कर लिया। अब यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बाइनरी ट्री है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई सा भी ट्री हो सकता है अगर उसमें साइकिल नहीं बन रही है। साइकिल बनने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि V1 और V4 में कनेक्शन होता, तो फिर V1 और V4 के बीच में कनेक्शन हो जाता, फिर ये ट्री नहीं रहता, क्योंकि ये साइकिल बन गई है। साइकिल समझ रहे हैं ना? जिसमें एक नोड से स्टार्ट करें और पाथ में आगे चलेंगे तो घूम के हम वापस उसी नोड पे आ जाएंगे, तो ये साइकिल बन जाएगी। तो साइकिल नहीं होनी चाहिए। साइकिल नहीं है तो फिर वो क्या है? वो ट्री है। दिस मीन्स इन पर्टिकुलर दैट देयर इज अ यूनिक सिंपल पाथ P between any two nodes। सिंपल पाथ होना चाहिए। If T is finite tree and with m nodes, then T will have m-1 edges। तो मतलब ट्री तब है जब उसमें नंबर ऑफ नोड्स आप काउंट करिए। अभी इसमें जो मैंने ये एजेस लगाए इसको हटा देता हूँ। अभी आप देखिए ज़रा ध्यान से, कितने नोड्स हैं? ये 4 2 6 नोड्स हैं V0 से V5 तक। ओके, नंबर ऑफ नोड्स हैं 6। अब नंबर ऑफ एजेस देखिए, एक कम होंगी, 1 2 3 4 5। यस, नंबर ऑफ एजेस कितनी? 5। यानी नोड्स हैं 6 और एजेस हैं 5। यही तो कह रहे हैं कि अगर वो ट्री है तो उसमें m नोड्स होंगे तो m-1 एजेस होंगी। नाउ व्हाट इज लेबल्ड ग्राफ? लेबल्ड ग्राफ वो होगा जिसमें हम एज पे कुछ लेबल भी असाइन कर देंगे।
फॉर एग्जांपल V0 से V5 तक पहुंचने का जो समय है, समय हो सकता है, कॉस्ट हो सकती है, वॉटेवर, ये एज पे हम कुछ वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं, कुछ लेबल भी असाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया 10, लेट्स से V0 से V2 पे V4 पे कहला दिया मैंने 5, V5 से V1 पे 3, V1 से V2 पे 7, V4 से V3 पे 2। तो इस तरीके से किसी भी नोड से जो एज निकली है वो एज क्या कॉस्ट कंटेन कर रही है वो मैंने इस पे लिख दिया, तो ये लेबल्ड ग्राफ हो जाएगा या वेटेड ग्राफ कहलाएगा। मल्टीपल एजेस, कई बार ऐसा भी होता है कि दो नोड्स के बीच में एक से ज़्यादा एजेस होती हैं और वो अलग अलग एजेस होती हैं। मतलब जैसे V4 से V3 तक पहुंचने के लिए एक एज तो है ही, एक और एज मान लीजिए होती, तो दो एजेस होंगे ना, ये E है तो ये मतलब एक को E बोल दो, एक को E डैश बोल दो, ऐसे करके एक से ज़्यादा एजेस होंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं मल्टीपल एजेस। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट एजेस E एंड E डैश आर कॉल्ड मल्टीपल एजेस इफ दे कनेक्ट द सेम एंड पॉइंट्स। नाउ व्हाट इज लूप? अगर किसी नोड पर हम लूप बनाना चाहें तो जैसे V2 है, V2 पे एक एज निकली है जो वापस V2 को ही कनेक्ट कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं लूप। ये भी कोई एज है, ठीक है, लेकिन ये लूप कहलाता है। ठीक है, मल्टी ग्राफ क्या है? एक ऐसा ग्राफ जिसमें मल्टीपल एजेस भी हैं और लूप भी लगे हैं। यानी अभी जो दोनों कॉन्सेप्ट हमने समझे मल्टीपल एजेस के तो अब ये जो ग्राफ हमारा बन चुका है इसमें मल्टीपल एजेस भी हैं और लूप भी है, तो ये मल्टी ग्राफ कहलाएगा। गॉट इट? ग्राफ दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। अभी तक जो ग्राफ हम देख रहे थे वो सब अनडायरेक्टेड ग्राफ थे, इसमें डायरेक्शन शो नहीं हो रही थी। अगर मैं एक और एग्जांपल बनाऊं डायरेक्टेड ग्राफ का, तो देखिए किस तरह से होगा। मान लीजिए कि एक नोड है V0, एक और नोड बनाया V1, एक और नोड बनाता हूँ V2, इधर एक और बना देता हूँ V3, एक और बना देता हूँ V4, एक और बना देता हूँ V5। ठीक है, अब V0 से V1 कनेक्टेड, लेकिन अगर मैं इस पर डायरेक्शन भी दे दूँ तो ये डायरेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। मान लीजिए V0 से V2 तक भी रास्ता है, ठीक है, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता हो सकता 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 है, ये भी एक रास्ता। तो ये कहलाता है डायरेक्टेड ग्राफ। इसको ऐसा भी बना देता हूं, डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो दो तरह के ग्राफ्स होते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो जिसमें डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं वो डायरेक्टेड ग्राफ हो जाता है। तो डायरेक्टेड ग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट है? जो एज की इंफॉर्मेशन हम रख रहे हैं, अगर ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होता, यानी ये डायरेक्शंस नहीं होते, तो हम बोलते एक एज है V0 से V1 तक। ठीक है, तो उसको हमने मान लीजिए नाम दे दिया E0। ठीक, तो ये होता अनऑर्डर्ड पेयर, मतलब आप V0 V1 लिख दो या V1 V0 लिख दो, एक ही बात, अनऑर्डर्ड। लेकिन कब? जब ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होता। और डायरेक्टेड ग्राफ में ये क्या होना चाहिए? ऑर्डर्ड पेयर। मतलब ये V0 V1 और V1 से V0 ये सेम बात नहीं है। मतलब आप ऑर्डर्ड पेयर उसको बोलते हो जिसमें इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, कौन पहले लिखा जा रहा है कौन बाद में लिखा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो V0 से V1 तक जाने का रास्ता है, V1 से V0 तक नहीं है, V0 से V1 तक है। So what is directed graph? A directed graph G, also called digraph or graph, is same as multigraph except that G is assigned a direction, or in other words each edge E is identified with an ordered pair UV of nodes in G rather than unordered pair.
जो मैंने अभी समझाया वही लिखा हुआ है। सपोज G is directed graph with directed edges, then E is also called an arc. ओके, आर्क वो होता है जिसमें डायरेक्शन होती है। तो ये सभी जो एजेस अभी आपको दिखाई दे रही हैं, ये सभी आर्क हैं। नाउ व्हाट इज कंप्लीट ग्राफ? A simple graph in which there exists an edge between every pair of vertices is called a complete graph. It is also known as a universal graph or click. तो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। तो मान लीजिए ये एक नोड बनाया, लेट्स से V0, एक और नोड बनाया V1, एक और नोड बनाया V2, एक और नोड बनाया V3, एक और नोड बनाया V4। अब V0 से V2 पे भी एज है, V3 पे भी एज है, ओके, V4 पे भी एज है और V1 पे भी एज है। मैं अभी डायरेक्टेड ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ, कैसा भी हो सकता है, डायरेक्टेड हो या इनडायरेक्टेड हो। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि V0 से सभी पर पहुँचने के लिए एजेस हैं। V1 के बारे में सोचें, ठीक है, मैं अलग कलर से ले लेता हूँ। तो V1 से V0 पर पहुँचने के लिए तो एज बनी है, V2 पे पहुँचने के लिए भी एज है, V3 पर पहुँचने के लिए भी एज है, V4 पे पहुँचने के लिए भी एज है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ V2 से V0 पे पहुँचने के लिए भी एज है, V1 तक पहुँचने के लिए भी एज है और V3 और V4 तक पहुँचने के लिए भी एजेस है। और इसी प्रकार से V3 से V0, V1, V2 पर तो पहुंच ही पा रहे हैं, V4 तक पहुंचने के लिए भी एक एज है। तो V4 के लिए मुझे अलग से चेक करने की ज़रूरत नहीं, उससे भी हम सभी जगह पर पहुंच सकते हैं। तो ये जो ग्राफ बना, इसमें हर दो नोड आपस में कनेक्टेड है, हर दो नोड। तो ऐसा ग्राफ क्या कहलाता है? कंप्लीट ग्राफ। ओके, अब बात करते हैं नल ग्राफ की। नल ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ विदाउट एनी एज इज कॉल्ड अ नल ग्राफ। मतलब एक भी एज नहीं है, सिर्फ वर्टाइसिस ही वर्टाइसिस है, तो वो नल ग्राफ कहलाता है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि नल ग्राफ एक ऐसा ग्राफ है जिसका हर एक नोड आइसोलेटेड वर्टेक्स है, जिसकी डिग्री 0 है, हर नोड की डिग्री 0 है। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट? सब ग्राफ। सब ग्राफ क्या है? ग्राफ के अंदर एक सबसेट। तो आइए इसको भी समझते हैं। जैसे मैं पहले तो एक ग्राफ बनाता हूँ। मैंने ग्राफ बनाया V0, यहाँ पे बना देता हूँ V1, यहाँ पे बना देता हूँ V2, यहाँ पे बना दिया V3, यहाँ पे बना दिया V4, एक और बना देता हूँ V5। तो ये है सेट ऑफ नोड्स। तो V एक सेट होगा जिसमें V0 है, V1 है, ठीक है, V2 है, V3 है एंड V4, V5। तो ये सेट ऑफ नोड्स हैं। अब ऐसी कुछ एजेस हैं, ये एजेस हो गई। लेट्स से कुछ एजेस मैंने बना दी हैं, ये देखिए। इस तरह से मैंने कुछ एजेस बना दिए। ठीक है, काफ़ी सारी एजेस हो गई यहाँ पे, है ना। तो एजेस का भी सेट बना लेता हूँ। ओके, एजेस काउंट करिए, काफ़ी सारी बना दी मैंने। E0, फिर E1 कोई छूट ना जाए, E2, इसको बोलते हैं E3, ठीक है, और इसको बोल दीजिए E4, इसको बोल दीजिए E5। ओके, ये सबसे नीचे वाली E6 है और ये वाली जो है इसको E7 नाम दे देता हूँ, और ये जो आ रही है इसको E8 नाम दे देता हूँ, और ये जो जा रही है इसको E9 नाम दे देता हूँ, और इसको मैं नाम दे देता हूँ E10। ओके, 11 एजेस हो गई। तो 11 एजेस लिख लेता हूँ मैं। E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8,
E9 और E10। तो ये सेट हो गया 11 एजेस का। तो ये हो गया हमारा एक ग्राफ जिसको हम डिनोट कर रहे हैं सेट V और सेट E के कॉम्बिनेशन से। ठीक। नाउ व्हाट इज सब ग्राफ? सब ग्राफ क्या होगा? इसी का एक सबसेट। जैसे मैंने लिखा G डैश इज अ सब ग्राफ, जिसमें क्या होगा, वर्टाइसेस का एक सबसेट होगा, उसको V डैश बोलेंगे, और एजेस का एक सबसेट होगा जिसे E डैश बोलेंगे। ठीक है, मतलब V डैश is a subset of V and E dash is a subset of E। तो जो सेट बनेंगे V और E के, V और E डैश, V डैश और E डैश के, ये क्या बनने वाले? तो मान लीजिए मैं ग्राफ में यूज़ करता हूँ V0 को, तो यहाँ पर हो जाएगा V0 एक, और मान लीजिए मैं यूज़ करता हूँ V3 को, तो एक और यूज़ हो जाएगा V3, और मान लीजिए यूज़ करता हूँ मैं V4 को, तो ये यूज़ हो जाएगा V4। ठीक, और मैं यूज़ कर लेता हूँ V2 को। ठीक है, बस इतना यूज़ करता हूँ। तो ये मैंने 4 नोड्स को इसमें से ले लिया, तो ये सबसेट हो गया V डैश किसका? V का। और इसी तरीके से अब मैं सबसेट लेता हूँ किसका? E डैश का। अब इनके लिए कौन कौन सी एजेस आ रही हैं जरा उनको देखते हैं। V0 से V3 के लिए एक एज आ रही है, ये कौन सी है? E1। तो यस E1 ले लेता हूँ। फिर V0 और V2 के बीच में भी एक एज है, ठीक है, इसका नाम क्या है? E2। तो E2 ले लेता हूँ। फिर V2 और V3 के बीच में भी एक एज है, इसका नाम क्या है? E5। तो E5 भी ले लेता हूँ। ठीक है, फिर V2 और V4 के बीच में भी एक एज है, E6। E6 भी ले लेता हूँ। और V4 और E3 के बीच में भी, V3 के बीच में भी एक एज है, दैट इज E8। और कोई बच रही है क्या? देखिए ध्यान से, और कोई एज नहीं है जो इन नोड्स को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया? सेट ऑफ एजेस। लेकिन ये जो सेट बना है, ये सेट E का सबसेट है। तो इससे जो ग्राफ बना वो सब ग्राफ हुआ। आप देख सकते हैं जो ब्लू लाइंस कनेक्ट कर रही हैं वर्टाइसेस को, ये जो बना है ये सब ग्राफ है। तो सब ग्राफ, जैसा कि अभी मैंने बताया, अ ग्राफ G डैश इक्वल्स टू V डैश E डैश इज अ सब ग्राफ ऑफ ग्राफ G VE if V डैश इज अ सबसेट ऑफ V एंड E डैश इज अ सबसेट ऑफ E। तो इसको अपन सब ग्राफ बोलेंगे। आई होप आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आज यहाँ पे डिस्कस कर रही हैं तो समझ में आई होगी, आपको समझ में आया होगा ग्राफ क्या होता है। बाकी अभी इसका रिप्रेजेंटेशन बाकी है, कोडिंग में हम इसको कैसे यूज़ करेंगे वो बाकी है, तो वो हम आगे की वीडियोस में देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysurgery.com, इसको ज़रूर से विजिट करिए। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो सीरीज़ मिलेंगी, पूरा कोर्स मिलेगा। आप इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन के वीडियोस भी देख सकते हैं, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज देख सकते हैं, इन सब के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो ये सारे वीडियोस आप देख सकते हैं इस साइट पे। ये सब यूट्यूब के ही वीडियोस हैं, पर इनके लिंक मैंने प्रॉपरली अरेंज करके रखे हैं, क्योंकि यूट्यूब में काफ़ी सारे अलग अलग चैनल्स हैं जिनमें ये वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो वहाँ अगर आपको ढूंढने में दिक्कत जाती तो ये एक सिंगल साइट पे आपको ईजिली मिल जाएंगे। इसके अलावा जो रिसेंटली वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ उसकी जानकारी भी इसमें मिल जाएगी, और जो अभी मैंने अपलोड कर दिए हैं, करने वाला हूँ, वो सब की जानकारी इसमें मिलेगी सारे, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि मैं इसको फ्री में ही प्रोवाइड करना चाहता हूँ हमेशा। मैं चाहता हूँ कि ये सारे वीडियोस, क्योंकि मैं डेली इसमें वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो ये वीडियो की संख्या बढ़ती जा रही है अब, लेकिन आप लोग
इसको आगे स्प्रेड कराइए, क्योंकि मैं अगर इसकी मार्केटिंग करूँगा तो मुझे खर्चा बहुत आ जाएगा। मैं इतनी मार्केटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं मार्केटिंग करूँगा तो जो पैसा खर्चा करूँगा वो मैं आपसे मुझे चार्ज करना पड़ेगा। पर मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियोस मैं आपको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकूँ। तो आप प्लीज़ मेरी इतनी हेल्प करिए। अगर आपको वाकई अच्छे लग रहे हैं और आपको लगता है कि लोगों को इससे फ़ायदा होगा तो आप इसको जितना हो सकता है शेयर करें। शेयर कैसे करना है, आप अपने फेसबुक वॉल पे इन वीडियोस के लिंक को कॉपी कर दीजिए, या आप मेरी वेबसाइट जो है mysurgery.com इसका लिंक अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर दीजिए। इस तरीके से भी लोगों को पता चल जाएगा। बाकी आप अपनी साइट का, ये जो साइट है इसका नाम लोगों को बताएंगे तो वो भी ओपन करके देख सकते हैं। थैंक यू।